सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, स्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ देयर वेवलेंथ ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लेट से ये एक एटम है, ये इसकी फर्स्ट शेल है, ठीक है, ये इसकी सेकेंड शेल है, सिमिलरली ये इसकी क्या है, थर्ड शेल है। अब हर एक शेल की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर हमें थोड़ा बोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। बोर्स बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, और उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट शेल की अगर बात करें, इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एल ऑर्बिट की बात करें, इसकी एनर्जी फिक्स होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थर्ड शेल की बात करें, इसकी एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स होती है। तो देखो, जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी सबसे कम है। नंबर भले ही बड़ा है बट वो नेगेटिव में है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, इससे ऊपर वाले की थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, इससे ऊपर वाले की और ज़्यादा एनर्जी है। तो अगर हम लेट से यहाँ पर अगर हम एटम को हीट करते हैं, ठीक है, एटम को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एटम को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो लोअर शेल में होंगे, ठीक है, जो लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उनको जब एनर्जी मिलेगी तो वो हायर ऑर्बिट पे जाएंगे। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएंगे। ठीक है, हमने एटम को हीट किया, इलेक्ट्रॉन जो लोअर शेल में थे उनको एनर्जी मिली, और वो एनर्जी मिलते ही उन्होंने क्या किया, ट्रांजिशन किया। कैसे? वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले गए। अब हो सकता है के से एल पे गए हो, या के से एम पे गए हो, या एल से एम पे गए हो, इस तरह से मतलब लोअर से हायर में जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा हायर स्टेट में नहीं रह सकता। परमानेंटली वो हायर स्टेट में नहीं रह सकता, क्योंकि सबको क्या चाहिए, एक स्टेबल स्टेट चाहिए। और स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? सबसे लो एनर्जी की जो स्टेट होती है वो स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अभी वो हायर एनर्जी में है, लेकिन वो वहाँ पे स्टेबल नहीं रह सकते। वो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे हायर ऑर्बिट में, और वो फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद अपनी लोअर ऑर्बिट में वापस आ जाएंगे। अब लोअर ऑर्बिट में अगर उन्हें वापस आना है तो वो एनर्जी लॉस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स की फॉर्म में वो एनर्जी लॉस करेंगे, क्योंकि हायर ऑर्बिट पे एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर लोअर ऑर्बिट पे आना है तो उसे कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, कम एनर्जी रखनी है, तो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी वो क्या करेंगे, एमिट कर देंगे। ठीक है, फोटोन की फॉर्म में। अब जब वो एमिट करेंगे तो हमेशा वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट नहीं करेंगे। लेट से वो एम शेल से के पे आ रहे हैं, या वो एम से एल पे आ रहे हैं, या फिर एल से के पे आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे आ रहे हैं, वो अलग अलग लेवल में एनर्जी एमिट करेंगे। कहीं पे वो कम एनर्जी एमिट करेंगे, कहीं पे वो ज़्यादा एनर्जी एमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है, हर एक ट्रांजिशन जो होता है वो हर एक ट्रांजिशन में जो एनर्जी एमिट होती है, मतलब जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। और इसी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के केस में हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो ये चीज ध्यान रखनी है। सो एन स्पेक्ट्रम इज डिफाइंड एज द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अरेंजमेंट मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में रेडिएशन। मतलब सबसे कम एनर्जी वो कब लॉस करेगा, उससे ज्यादा एनर्जी वो कब लॉस करेगा, उससे ज्यादा एनर्जी वो कब लॉस करेगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ देयर वेवलेंथ ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। सो अगर कोई पूछता है डिस्पर्जन क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे लाइट होती है, ठीक है, उसके अलग अलग कलर बैंड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं जब वो लाइट अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, और उस पूरी कलर की सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे समझा, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, ये हमारी के शेल है, ये के शेल है तो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है। ये एल शेल है, हमारी सेकंड ऑर्बिट है। ये ऐसे ही एम होगी, फिर एन होगी। तो के शेल क्या होती है, एन इज इक्वल्स टू 1। एल शेल क्या होती है, एन इज इक्वल्स टू 2। एम शेल क्या होती है, एन इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही एन शेल क्या होती है, एन इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, ये केस भी तो हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ से फर्स्ट पे आ रहा हो। ठीक है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आ रहा हो, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा हो, या फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा हो, या सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा हो। तो वो हर केस में अलग अलग लेवल के फोटॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की।
सो इस वजह से यहाँ पर कुछ सीरीज बनती है, ठीक है। तो हमेशा एनर्जी लेवल है हमारा, ठीक है, और इधर है हमारी ग्राउंड स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है तो उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, या फिर थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, या फिर फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा, या फिर फिफ्थ से फर्स्ट पे आएगा, या फिर सिक्स से फर्स्ट पे आएगा, या फिर सेवंथ से फर्स्ट पे आएगा। ऐसे ही इंफिनिटी से अगर वो फर्स्ट पे आता है तो जो भी हमारी सीरीज बनती है ना, उसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लेमन सीरीज, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, चाहे वो थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, या फिर सिक्स से आए, या फिर सेवंथ से आए, मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर वो सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। या फिर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है, जैसे फोर्थ से थर्ड पे आ गया तो ये वाली लाइन बनी, ठीक है। फिफ्थ से थर्ड पे आ गया, ये वाली लाइन बनी। ऐसे ही सिक्स से थर्ड पे आ गया, ये वाली। तो इसके पूरे एक सीरीज को हम क्या बोलते हैं? पास्चन सीरीज। इसका नाम हो जाएगा पास्चन सीरीज। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट पे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पी फंड सीरीज। और ऐसी किसी हायर ऑर्बिट से अगर वो सिक्स्थ ऑर्बिट पे आएगा तो उसको हम बोलते हैं हमफेरी सीरीज। बट ये थोड़ा सिलेबस से डाउनलोड डिलीट हो गई है, तो हमेशा ध्यान रखना, एक सीरीज होती थी हमफेरी। तो फिलहाल हमें पी फंड तक पढ़ना है। अब इन सीरीज के बारे में हमें अलग अलग चीजें जो है वो याद रखनी है। तो मैं एक एक करके सारी सीरीज के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो सीरीज के शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इन सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, इन सीरीज को जो बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। जो लाइंस दिख रही है ना हमें, इनको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को के कलेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज। तो जैसे ये वाली स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जिसमें हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, इसको हम बोलेंगे लेमन सीरीज। या फिर किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। किसी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है उसको हम बोलेंगे पास्चन सीरीज। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन से। तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रल लाइन की लेमन सीरीज की, तो लोअर ऑर्बिट क्या होती है? हमारी फर्स्ट वाली होती है। और हायर ऑर्बिट क्या होती है? 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। सिमिलरली बाल्मर में लोअर ऑर्बिट क्या होती है? 2। और हायर ऑर्बिट क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से रीजन में लाई करती हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आगे, कि लेमन सीरीज जो होती है वो किस रीजन में लाई करती है। तो लेमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। सिमिलरली बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। एंड पास्चन सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। पी फंड भी इंफ्रारेड में होती है, बट अगर कोई हमफेरी के बारे में पूछता है तो वो फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट 2 याद रखनी है, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन। और बाकी जो पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड है, इसमें हमारे तीनों रीजन सेम हो जाएंगे, जो कि हो जाएंगे इंफ्रारेड। ब्रैकेट में डबल टी आता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, इतना तो आयोग क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा बात करते हैं सीरीज के बारे में, और यहाँ पे डिटेल में समझेंगे सीरीज के बारे में, ठीक है। देखो, एक सीरीज समझो, बाकी सारी सीरीज ना अपने आप समझ में आ जाएंगी। एक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक सीरीज अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट आप खुद से बना पाओ। देखो, समझना ध्यान से, ठीक है। लेमन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट पे आता है? फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम कुछ बनाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर लेमन सीरीज का डायग्राम बनाना चाहूँ तो लेमन सीरीज का डायग्राम कुछ इस तरह बना सकता हूँ मैं। ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई, यहाँ पर 1 हो गया। ये हमारी सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, और ऐसे ही ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो सेकंड से फर्स्ट पे आएगा, थर्ड से फर्स्ट पे आएगा, फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा, फिफ्थ से फर्स्ट पे आएगा, और ऐसे ही इंफिनिटी से फर्स्ट पे आएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर हमारी n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेमन सीरीज में? 1। और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ऐसे ही इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। चलो, अब देखो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। एनर्जी किसके बराबर होता है? hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस को तो हम लैम्डा लेते हैं,
तो लैम्डा अपॉन टाइम और 1 अपॉन टाइम को हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। ये v क्या है, वेलोसिटी, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी को मैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ, या फिर फ्रीक्वेंसी को मैं वेलोसिटी की जगह c भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी हमने इससे पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना। इससे पहले हमने एक वीडियो पढ़ी थी, वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसीलिए हम स्पीड को ना हम c लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ठीक है। तो देखो अच्छा यहाँ पे समझना, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा क्यों प्रूव कराया। देखो इसका एक रीजन है, अभी मैं थोड़ी टाइम बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ, 5-10 मिनट में, तब तक आप देखते रहिए। n1 इज इक्वल्स टू 1, n1 क्या है, हमारी फर्स्ट सीरीज है, n2 क्या है, हमारी हायर ऑर्बिट है, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अच्छा हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक सीरीज से या एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करता है तो वो एनर्जी लॉस या गेन करता है। तो वो जो एनर्जी लॉस या गेन करता है उस एनर्जी को हमने वेवलेंथ की फॉर्म में पढ़ा था। तो वेवलेंथ की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर और फिर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो हम कौन से स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। कौन से स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर एच, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये n1 का मतलब क्या है, n1 का मतलब है लोअर ऑर्बिट। तो लेमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन जो है ना हमसे इस तरह पूछा जाता है, क्वेश्चन में अगर हमसे कभी पूछते हैं ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, या फिर क्वेश्चन में बोलते हैं एच अल्फा लाइन, क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज या फिर एच अल्फा लाइन, तो समझ जाना है यहाँ पर n1 की वैल्यू तो 1 होगी और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि लेमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है, ये देखो लेमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ये वाली है, इसमें n1 की वैल्यू तो देखो 1 है लेकिन n2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऐसे समझ जाना है। और लास्ट लाइन के बारे में अगर पूछेंगे तो n1 की वैल्यू तो 1 रहेगी लेकिन n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी लास्ट लाइन के लिए, इंफिनिटी हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड लाइन के बारे में पूछेंगे तो सेकंड लाइन के लिए n1 तो 1 रहेगा बट n2 कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। n2 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 से 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे ही लेट से अगर वो बोलते हैं यहाँ पे सेकेंड लाइन, ठीक है, ये अलग है थोड़ा, सेकेंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो अगर कोई बोलता है सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज तो n1 तो 1 ही रहेगा क्योंकि लेमन सीरीज है, लेकिन n2 कितना हो जाएगा, 3। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखनी है चीजें। ऐसे ही अगर वो पूछते हैं थर्ड लाइन ऑफ लेमन सीरीज तो n1 तो 1 रहेगा बट n2 कितना हो जाएगा, 4। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेंगे, या फिर वहां पे लिखा होगा मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ की जगह पे लिखा होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ऐसा क्यों किया मैं भी समझाता हूँ जस्ट। या फिर लिखा होगा एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन, एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ऑफ लेमन सीरीज। तो देखो अगर ये कहीं कीवर्ड्स लिखे दिखेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो समझ जाना है दे आर आस्किंग अबाउट फर्स्ट लाइन,
तो n1 की वैल्यू 1 लेनी है, n2 की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेनी है। अब देखो लॉन्गेस्ट जब वेवलेंथ जब लॉन्गेस्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो यही मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम ज्यादा होगी तो म्यू कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जब वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेंगे तो उसका मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहूँ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 अपॉन लैम्डा फॉर्मूला होता है, इज इक्वल्स टू ये लैम्डा मैक्स हो जाएगा। तो ये बराबर होता है आर एच और 1 माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू, और 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना होता है, 3/4। तो ये आ जाएगा आर एच मल्टीप्लाई 3/4। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा मैक्स आ जाएगा 4/3 आर एच। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम वेवलेंथ का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें लेमन सीरीज के ही केस में मिनिमम वेवलेंथ पूछेंगे, मिनिमम वेवलेंथ अगर वो पूछते हैं, या फिर वो बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम को और क्या बोल सकते हैं, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, या फिर वो बोलेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर वो बोलेंगे एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन, एनर्जी ऑफ लॉन्गेस्ट लाइन। तो समझ जाना है बच्चों, वहां पे वो क्या पूछ रहे हैं, n1 की वैल्यू तो 1 ही है और n2 की वैल्यू है इंफिनिटी। तो कुछ नहीं करना है, बट जो अब हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उसमें देखो ये फॉर्मूला था ना हमारा लेमन के लिए, ऊपर ही देखो सबसे ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में n2 की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दो, तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, आर एच और 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू आर एच। तो यहाँ से हमारा लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 1 अपॉन आर एच। तो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर एच हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 912 एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो हमने वहाँ पे क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन जैसे कोई एटम है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी शेल्स होंगी और हर एक शेल की अपनी एक एनर्जी वैल्यू होती है और वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब जब हम उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे और एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे, बट वो परमानेंटली तो वहां पर नहीं रहेंगे। फाइनली उनको आना कहाँ पे है, लोअर ऑर्बिट में। तो जब वो लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो वो एनर्जी लॉस करेंगे इन फॉर्म ऑफ फोटोन, रेडिएशन की फॉर्म में, है ना। तो उसी वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलती हैं। वो रेडिएशन जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट में स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में दिखता है। और वो स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, तो वो बनाते हैं हमारी लेमन सीरीज। और अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड पे आ रहा है, मतलब किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो वो बनाती है हमारी बाल्मर सीरीज। और इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से हमारा थर्ड ऑर्बिट पे आ रहा है तो वो बनाएगी हमारी पाश्चन सीरीज। ठीक है। उसके बाद हमने इनके रीजन पर पढ़े, कौन सी सीरीज किस रीजन में लाई करती है। देन हमने लेमन सीरीज के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है। पहले तो हमने जो हमारा फॉर्मूला था वेवलेंथ का, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला वेवलेंथ की फॉर्म में, उसको लिखा। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए निकालना था तो जेड की वैल्यू 1 पुट कर दी। फिर हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो हमने ये टॉप पे लिख रखा है। फिर हमने इस केस में दो चीजें पढ़ी कि अगर एग्जाम में हमें मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए दिया जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम वेवलेंथ में कौन सी लाइन लेनी है, सबसे छोटी वाली लाइन लेनी है, और मिनिमम वेवलेंथ पे सबसे बड़ी वाली लाइन लेनी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन लेनी है। सो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर है ना तो आप बाल्मर सीरीज बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, बाल्मर सीरीज को। ठीक है। तो बाल्मर सीरीज को मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको सॉल्व करके। ठीक है। देखो बाल्मर सीरीज में अब ये चीज मैं नहीं लिखूंगा बार बार, ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है। देखो बाल्मर सीरीज की जब बात होगी तो समझ जाना है इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट पे आएंगे। ये तो हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ही इंफिनिटी तक। तो थर्ड से सेकंड पे,
फोर्थ से सेकंड पे, ऐसे ही इंफिनिटी से सेकंड पे, है ना। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू तो 2 है, लेकिन n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 की वैल्यू 3, 4, ठीक है, 5, ऐसे ही इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर भी हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है कि 1/λ इज इक्वल्स टू आर एच 1/1 माइनस 1/n2 स्क्वायर। पर ध्यान रखना है यहाँ पर n1 को हम 1 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर n1 स्क्वायर भी हमको लिखना होगा। देखो पहले वाले केस में तो हमारा n1 की वैल्यू 1 थी, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1/1 बट यहाँ पर n1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम लैम्डा, फर्स्ट वाला केस। तो मैक्सिमम लैम्डा निकालने का तरीका क्या होता है, 1/λ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आर एच 1/n1 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है 4, और n2 स्क्वायर, तो n2 कितना है यहाँ पर, देखो मैक्सिमम लैम्डा की केस में सबसे छोटी वाली लाइन लेते हैं, और छोटी वाली लाइन में n2 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से 1/λ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, आर एच, ये 4 9 जा 36 और 9 माइनस 4 5, सो 5/36। तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36/5 आर एच, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें मिनिमम लैम्डा निकालना है, तो मिनिमम लैम्डा कैसे निकालेंगे, सो 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू आर एच 1/n1 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर तो 2 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, अब यहाँ पर n2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, सबसे लंबी वाली लाइन, तो इंफिनिटी, और 1/∞ कितना होता है 0, तो यहाँ पर 1/λ मिनिमम कितना आ जाएगा, आर एच अपॉन 4, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 4/r(h), तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाल्मर सीरीज के केस में, ठीक है। तो लेमन सीरीज क्लियर होगी, बाल्मर सीरीज क्लियर होगी। अब ऐसे ही हमें पार्शियन सीरीज के लिए क्लियर करनी है, और ऐसे ही ब्रैकेट के लिए, देन ऐसे ही पी फंड के लिए। अब पार्शियन सीरीज में फिर कुछ नहीं है, देखो बहुत ईजी है, अब थोड़ा तेजी से स्पीड से कर लेंगे हम, कि यहाँ पर n1 की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी 3 रहेगी, लेकिन n2 की वैल्यू क्या रहेगी 4 5, ऐसे ही इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम लैम्डा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/λ मैक्स इज इक्वल्स टू आर एच और 1/n1 स्क्वायर, तो 1/9 और माइनस 1 मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन के लिए n2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा मैक्स हमारा आ जाएगा 144/7 आर एच। ऐसे ही अगर हमसे मिनिमम लैम्डा पूछते हैं, तो मिनिमम लैम्डा निकालने का तरीका होता है 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू आर एच 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, तो 1/∞ 0 होता है, सो यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ जाएगा 9/RH, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैक्सिमम लैम्डा और मिनिमम लैम्डा निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम ब्रैकेट के लिए कर सकते हैं। ब्रैकेट्स की सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आता है, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से आ रहा है, मतलब 5 से 6 से, ऐसे ही हायर से मतलब इंफिनिटी। तो मैक्सिमम लैम्डा अगर हमको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 1/λ मैक्स इज इक्वल्स टू आर एच और 1/n1 स्क्वायर, तो n1 स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, और n2 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। सो बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 400 और 25 माइनस 16 9, तो ये आ जाएगा आर एच 9/400। तो यहाँ से लैम्डा मैक्स हमारा आ जाएगा 400/9 आर एच। देन ऐसे ही मिनिमम लैम्डा, मिनिमम लैम्डा क्या होता है 1/λ मिनिमम इज इक्वल्स टू आर एच 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/∞ स्क्वायर, तो 16/RH, 16/RH, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बेटर है, वरना आपको निकालने तो आने ही चाहिए। अब हमारे पास बचती है सिर्फ एक सीरीज, जो कि है पी फंड सीरीज। तो इतना काम मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ कि पी फंड सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा और मिनिमम लैम्डा का फॉर्मूला आपको खुद से डिराइव करना है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
इतना तो आप लोग कर ही सकते हो वेव फ्रंट के लिए। इसके अलावा देखो एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ पे बतानी है कि अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइन की कैलकुलेशन करनी है कि हमारी कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, nth ऑर्बिट से हमारा ग्राउंड स्टेट में आएगा, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है डायरेक्टली, तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है वो होता है n-1/2। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और केस सेकंड क्या बनेगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट पे आ रहा है, मतलब 3 से 4 से 3 पे आ रहा है, 5 से 3 पे आ रहा है, या 6 से 4 पे आ रहा है, या 5 से 2 पे आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में ना आके, ठीक है, ये n1 की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस का, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, देन n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। जैसे एग्जांपल भी करा देता हूँ यहाँ पर। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, किससे किस पे आ रहा है वो थर्ड से, तो 3 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो आंसर विल बी 3। तो कितना सिंपल हो गया, कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। लेकिन अगर वो मान लो 6 से 2 पे आ रहा है, 6 से वो कहाँ जंप कर रहा है 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, देन 6 माइनस 2 4, और 4 प्लस 1 5, और डिवाइड बाई 2, तो 2 5 जा 10, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी यहाँ पर 10 बनेंगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन में टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं 0, और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विजिबल रीजन में बनती हैं 0। सो हमेशा ध्यान रखना है कि विजिबल रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं वो कितनी बनती हैं 0। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे हमारी अलग अलग डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, लेमन सीरीज क्या होती है, बाल्मर सीरीज क्या होती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।